व्हाट इज अ हिल्सबर्ग टेस्ट बेटा? Ma'am, it is used to distinguish between कौन कौन सी अमीन्स में डिस्टिंग्विश करते हैं इससे? ma'am, primary, secondary and tertiary. गलत आंसर। सुहानी आप बताओ। मैम प्राइमरी और सेकेंडरी को टर्शियरी से डिफरेंशिएट करते हैं। यस, हिल्सबर्ग टेस्ट इज used to distinguish the 3 degree amine, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, 3 degree amines from 1 degree and 2 degree। यानी कि हिल्सबर्ग टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा? दैट इज गिवन बाय व्हाट बेटा? दैट इज गिवन बाय कौन सी अमीन्स देती हैं? 3 degree amines, but not by 1 degree and 2 degree amine। 1 degree and 2 degree amine ये नहीं देती हैं, 3 degree amines देती हैं। अब दूसरी बात, रुचि मुझे बताना जरा हिल्सबर्ग रिएजेंट कौन सा है? व्हाट इज हिल्सबर्ग रिएजेंट? शाबाश। अंकिता शर्मा, व्हाट इज हिल्सबर्ग रिएजेंट बेटा? अब इस पे आप बताओ टीचर क्या करेगा? मैम C6H5SO2Cl। बेटा लिख दिया, ठीक है। फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसको जब आप 3 डिग्री अमीन के साथ करोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री इसका टेस्ट दे देते हैं। और टेस्ट क्या है? ये मान लो तुम्हारा आ गया 1 डिग्री अमीन। तो जो 1 डिग्री अमीन है, आपको तो पता है अमीन्स बेस एग्जिस्ट करेंगे, तो ये जो आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा? SO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, Cl यहाँ पे और NH2 यहाँ पे, ठीक है, अलोंग विद योर R। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये बाहर आएगा ये बाहर चला जाएगा, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और NH प्लस हो जाएगा ना, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, H प्लस बाहर चला जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा बेंजीन S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा NHR। ठीक है, ऐसे। अब अगर यहाँ पे 3 R हो जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि मैंने तो सिर्फ 3 डिग्री अमीन को 1 और 2 से सेपरेट किया है, 1 और 2 कैसे आपस में सेपरेट करोगे? कौन सा बेटे? कार्बाइल अमाइन। हाँ, कार्बाइल अमाइन टेस्ट से 1 से 2 डिग्री सेपरेट होंगे। ठीक है, अब 1 and 2 degree amines are separated by what? 1 and 2 degree amines are separated by कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन देता है कौन नहीं देता? प्राइमरी देता है और सेकेंडरी में। ठीक है, जो आपके प्राइमरी अमीन है अगर आप इसको ट्रीट करोगे, ठीक है, या आप ऐसे बोलोगे कि इससे आइसोसाइनाइड बनेगा क्लोरोफॉर्म और एक्वस एल्कली डालने के बाद, ठीक है, और 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन ये नहीं देते, डू नॉट गिव। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ये तुम्हारे पास एक केमिकल टेस्ट आ गया डिस्टिंग्विश करने के लिए तीनों को। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में पूछा गया था, which does not react with the Hinsberg, which does not react with the Hinsberg, Hinsberg से कौन सा रिएक्ट नहीं करता रिएजेंट? तो तुम्हें सिर्फ 3 डिग्री पहचानना था,
CH3NHC2H5, CH3N, CH3N, CH3, CH3, CHNH2, CH3. बताना मुझे जरा कौन से वाला नहीं देगा। सेकंड वाला। सही है सुहानी का आंसर, सेकंड वाला। तो क्या ये मुश्किल था क्वेश्चन बेटे? No, ma'am. नो मैम। अच्छा, अब मुझे एक कंसेप्ट और बताना। न्यूक्लियोफिल, अच्छा ये कर लिया है हमने क्लास में डिस्कस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन से रिएक्शन देते हैं? हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया था, अगला भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला भी वी हैव ऑलरेडी डन। बिल्कुल याद आ गया मुझे क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 65। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। 0.5 मोल, 0.1, 0.01 है। 0.01 मोलर CH3COOH। ये भी करवा दिया मैम आपने, तो बढ़िया बात है। छोड़ो फिर इसको भी, अगर आ गया है तो। मर्करी सेल वाला भी हो गया था। रेट कांस्टेंट से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं बोर्ड पे ये लिख दूं मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये कौन सा ऑर्डर है? 0। कैसे पता तुम्हें? मैम इसका मेरे को तो मैम याद है, लेकिन मैम इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर 1 अरे माइनस। याद ही है बेटे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो होता है जिसमें रेट का रिएक्शन और यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। सिनॉप्टिक नोट्स में लिखा हुआ है ना ये। यस मैम। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि ये किसका यूनिट है? रेट का भी यूनिट है और ये रेट कांस्टेंट का भी यूनिट है, दोनों के लिए सेम आएगा। 69, ये 68 नहीं था, ये 67 था। अच्छा, अब ये वाला मुझे बताना कैसे किया था तुमने पेपर में। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ temperature coefficient of most of the reactions, ये आज सुबह की क्लास में डिस्कशन हुआ है, among following is, number 1 is 1, number 2 is 0.5, number 3 is 2.5, नंबर 4 is 4.7। बताओ जरा मेरे को ये क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? क्या आंसर आप लोग टिक करके आए हो 68 का? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी उसने 68 का क्या क्वेश्चन किया टिक? इसका मतलब है किसी ने भी नहीं किया। सुहानी महाजन, हमने सुबह ये बात करी है कि किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो बेसिकली वो डाटा 2 से 3 के बीच लाई करता है। और जब किसी का थीटा बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट को, जो कि होता है K2/K1 के बराबर। K2 है अपना T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 और K1 है T डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आंसर 2 से 3 के बीच में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो, ये मैंने सुबह डिस्कशन करी है कि जब तो आपका रिएक्शन हो रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे जो आपका थीटा या टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो 2 या 3 आता है, यानी कि 2.5 भी आ सकता है। जब आपका हो वेरी लो टेम्परेचर, तो वेरी लो टेम्परेचर में ये 0 से 1 के बीच आ सकता है। एक तो कभी भी नहीं आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, या बढ़ेगा ही नहीं, पॉइंट कुछ आता है इसमें लेस देन 1, ठीक है, तब भी ये नॉट इक्वल टू 2 to 3 आता है। अगर वेरी हाई हो, बहुत हाई टेम्परेचर है, 1000 पे कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो 1000 केल्विन पे तो सारा कोलिजन वैसे ही हो जाएगा।
तो वहां पे ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, उस पर कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का नटशेल में मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर की रेंज भी मैटर करती है। अब उसने क्वेश्चन कैसे पूछा, उसने ना तो बोला रूम टेम्परेचर, ना तो बोला वेरी लो, ना बोला वेरी हाई, उसने बोला है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो लैब में परफॉर्म होते हैं उसका बोलने का मतलब है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन मतलब लेबोरेटरी प्रेपरेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेट ऑफ एवरी रिएक्शन बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच वाला आना था, 2.5। हाँ, अगर वो बोल देता कि लो टेम्परेचर है तो उस केस में फिर ये कम आता है, वो तो हाई बोल देता तो वो फिर बड़ा हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी, विच इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। एयर, मिल्क, ब्लड, स्मोक या ब्लड? मैम एयर। एयर। एयर क्या है? मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। और कैसा मिक्सचर है, होमो या हिट्रो? हाथ लगा के गैस की नेचर बता सकते हो कौन सी है कहाँ पे? नहीं, यूनिफॉर्म है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। बाकी मिल्क, स्मोक या ब्लड ये सारे के सारे क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन बताओ इसमें कौन सी है? अगर आपको कोई पूछता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन in FeCO5 is, बताना जरा मुझे करके क्या आता है आंसर इसका। DsP3 कोई आंसर ही नहीं है। D2sp3 और मैम। अच्छा, DsP3 है, हो सकता है क्योंकि 5 दिया है ना, मुझे लगा 6 दिया हुआ है। बिल्कुल। Fe पहले देख लो क्या है, 3D6 और 4s2 है, ठीक है। अब CO है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर मैं पेयरिंग कर दूं, 7 8 2 इसके भी आ जाएंगे यहाँ पे शिफ्ट होके, तो एक 3D खाली हो गया, एक 4s हो गया और 3p, क्योंकि हमें तो 5 ही चाहिए। तो आपके पास आंसर आ जाएगा DsP3। तो DsP3 चैट बॉक्स वाला आंसर करेक्ट था। और ऑप्शन में क्यों नहीं दिया इसने कोई? sp3d, sp3d2, bsp2, b2, sp3, ऑप्शन हमें में जहाँ पे sp लास्ट। उसने दिया ही नहीं है। हाँ, यस। इसमें मैं ठीक है, मैं लास्ट में D2sp3 लिखा है, यहाँ पे उन्होंने चलो DsP3 यहाँ लिखवा पे कर लो देंगे। फिर, ठीक है। DsP3 कर लो। साहित्य, इस टेस्ट में कितने नंबर थे तुम्हारे? मैम पिछले वाले में हाँ जो भी रिसेंट हुआ है हाँ, चल रिसेंट वाले में बता देते क्या थे। मैम 473। मैंने अभी तुम्हारा एक रिजल्ट देखा जिसमें तुम्हारे कुछ 300 नंबर है। वो मैम उससे भी पिछला है। वैसे चलेगा? बता मुझे जरा, 300 नंबर लेके कहाँ पे पहुंचोगे आप लोग? एंड आई वाज रियली शॉक्ड। तन्वी के है ही नहीं उसमें, एक में है नहीं, या एक में पता नहीं 450 कुछ है नंबर। 71, विच, तो कितना आसान आया हुआ क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सुहानी बताना बेटे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन होती है? मैम सिस और ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इसने क्वेश्चन दे दिया CrH2O5 Cl2 PTNH3 thrice ClCl COEN thrice 3 plus CONH3 thrice
NO2 thrice। कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? ध्रुव, दिस इज करेक्ट। बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी बताओ। ध्रुव एक्सप्लेन करना जरा, पहले वाला होगा या नहीं? नो मैम। सेकंड वाला? नो मैम। थर्ड वाला? हम होगा। 6 है ना? यस या मैम। तो ऐसे ऐसे लगा लो EN को, या ऐसे ऐसे लगा लो EN को, या ऐसे ऐसे। बताओ मुझे सिस एंड ट्रांस कहाँ दिखा तुम्हें? कैसे है ये सिस एंड ट्रांस? आप बोलोगे मैडम चेंज कर दो, मैं इसको ऊपर से थोड़ा लगा सकती हूँ। कभी बाइडेंटेट लिगेंड ट्रांसपोजिशंस पे थोड़ा आते हैं, बाइडेंटेट हमेशा सिस से आते हैं, तो कहीं भी करोगे ये आएगा, तो सिस भी है ट्रांस भी है। यहाँ पे भी नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाला है, दिस इज द करेक्ट आंसर। पर ये MA3B3 टाइप है, इसको हम बोलते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल, इसको सिस एंड ट्रांस नहीं बोलते, नेम इसका अलग यूज करते हैं। और ये क्लास में भी करी हुई है एग्जाम्पल। सुहानी और साहित्य का करेक्ट आंसर है, ध्रुव का रॉन्ग है, उस ध्रुव ने 3 लिखा है, मुझे लगा 4 लिखा है। समझ में आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. 72 optically active compound among the following is? सोच समझ के आंसर देना। एक बच्चे का अभी मेरे पास आंसर आया है साहित्य का। ध्रुव साहित्य दोनों सही है। हाँ जी, बाकी बच्चों ने किया है? देवेश भी है क्लास में है? अच्छा जी, पहला आंसर आया था अभी देवेश का, करेक्ट है। 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, 13 ने, 10 रह गए हैं, भाग गए हैं फिर। हाँ जी, बताइए जरा कैसे है 3, कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन 3 कैसे है? बिकॉज मैम यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है और मैम नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसके कारण यस, नो ये प्लेन वाला ऑफ और ये वाला, ये दोनों है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का कैसे पता लगता है बेटे? हमें चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते चारों ग्रुप डिफरेंट है, 1 2 3 4, 2 कायरल कार्बन एटम है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। करेक्ट आंसर। वहां पे ठीक किया था पेपर में? हैं। यस मैम। जिस बच्चे ने अभी आंसर दिया है, एक मिनट चलो, नेक्स्ट क्यों नहीं ले रहा है?
आपको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. मैं एक बार ना स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर क्या करती हूँ, ये पेन नहीं ले रहा है। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली में ओपन बोर्ड में दूसरे वाले का वो खुल गया था इंक। अच्छा, अब इसमें बताना जरा किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछूंगी। पहला, ठीक है, सबसे इजीली कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? तो पहला है इसमें Cl और NO2। सेकंड वाला है इसमें Br और NO2। थर्ड वाला है इसमें Br और CH3। फोर्थ वाला है इसमें Cl और OCH3। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि किस वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी होगा। पहले तो ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड में ज्यादा होते हैं या एल्काइल हैलाइड में ज्यादा होते हैं? कहाँ पे ज्यादा होते हैं? एराइल मैम। एराइल हैलाइड में। जिसने एराइल हैलाइड बोला भाई, फिर मेरे को तो तुम्हारे लिए क्लैप करवा देनी चाहिए। 50 बार तुम लोगों को क्लास में कराया है कि एल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, alkyl halides are more reactive toward the nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution, then पे रेजोनेंस हो जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है जिसके कारण बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, दिस एंड दिस। अच्छा, आप मुझे बताना जरा, पर आप लोग इस वाले का जो आंसर बोल रहे हो, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, अल्काइल कोई है ही नहीं था तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको प्रमोट करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप इसको प्रमोट करते हैं? मैम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मैम न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन के केस में न्यूक्लियोफाइल आने वाला इसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फेस करता है। 4 पॉइंट हैं जिसके कारण बोला जाता है कि एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है एराइल हैलाइड से। पहला पॉइंट है रेजोनेंस, जिसके कारण डबल बॉन्ड आ जाता है, उसको तो बदल नहीं सकते हो चारों में। दूसरा पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, परसेंटेज एस करेक्ट ज्यादा, बॉन्ड टूटेगा, इसको भी नहीं बदल सकते हो। तीसरा है फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है, वो लीस्ट स्टेबल है, उसको भी नहीं बदल सकते हो। चौथे पॉइंट को बदल सकते हो, उसने बोला रिपल्शन, रिपल्शन ज्यादा फेस करता है न्यूक्लियोफाइड बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से। तो पहली बात तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो रिपल्शन को घटाएगा। यहाँ पे तो उल्टा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? वो तो और रिपल्शन फेस करेगा, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, तो ये भी नहीं दे सकता। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहली बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एम, माइनस ऑफ एच सी और माइनस ऑफ आई के। दूसरी बात है कि लीविंग ग्रुप अच्छा हो तो बढ़िया बात है। अब मेटा पे तो ये ऑपरेट ही नहीं करता, सबको पता है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पे ऑपरेट नहीं करता, तो ये किस पे ऑपरेट करेगा? पैरा पे। और वैसे भी इसमें लीविंग ग्रुप Cl है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप Br है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। हर क्वेश्चन अपने साथ एक कहानी लेके आता है। ये वाले क्वेश्चन का नंबर 73 था, 74। इन द विलियमसन सिंथेसिस अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद। बताओ, इससे ज्यादा जिंदगी में आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। बताना जरा, पलमिंदर सैनी विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? इसमें से चाहे तुम फुल मार्क्स ले आते केमिस्ट्री में। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है भाई? मैम इसमें हम मैम एस्टर्स को रिएक्ट करवाते हैं। पहली बात तो एस्टर नहीं है, ईथर है। ईथर का फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, मैंने आंसर नहीं पूछा है बेटे। तो एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसके साथ ले लेते हैं मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, ये ले लिया।
इसमें से बाहर क्या चला गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, बाहर क्या चला गया, इसमें NaX बाहर चला गया और बन क्या गया, ROR डैश बन गया, यानी कि यहाँ पे ईथर बन गया। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ईथर की प्रेपरेशन हो रही है। उसने पूछा अल्काइल हैलाइड के साथ कौन ट्रीट करता है, तो अल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्ट करता है वो है सोडियम इथॉक्साइड। दैट इज अ करेक्ट आंसर। मिथॉक्साइड भी हो सकता था, पर बाकी ऑप्शन में सोडियम एसीटेट है, सोडामाइड है, सोडियम ऑक्सलेट है। ये एक रिएक्शन दे रखा है और साथ में ये है इपॉक्साइड। तो वो कह रहा है पहले A बनता है, फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लो तो B बनता है, और B क्या है इसमें, सबसे पहले B के बारे में बोल रहा है, A के बारे में, फिनॉल है ये B। फिर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 4th है बेंजोइक एसिड। हाँ जी बताओ किस किस बच्चे ने किया है ये, क्या आंसर आएगा इसका। Anybody in the class who has done? बी किया था साहित्य ने। साहित्य लॉजिक पता है बी का, यहाँ पे तो तुम यही करके आएगा और तो कुछ हो नहीं सकता। अभी एक स्ट्रेन्ड रिंग होता है, स्ट्रेन्ड रिंग होता है तो ऑक्सीजन जिसके साथ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। Yes. ठीक है, तो बेसिकली इसमें जोड़ा क्या होगा, तुम लोगों ने प्लस के साथ माइनस जोड़ा होगा। Yes, ma'am. मतलब इसके साथ तुम एक CH2 लगा दिया होगा तुमने। अब CH2 की एक CH2 इधर भी है, ये भी लगा दिया होगा। O नेगेटिव है, उसके साथ क्या लगा दिया होगा, MgBr लगा दिया होगा। तो किस किस बच्चे ने ये प्रोडक्ट बनाया था A। Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बनेगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। CH2 CH2OH। अब इसका ऑप्शन ना तो ये फिनॉल है, ना ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ना ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, यस और नो। किस किस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर में किया था, Yes, ma'am. किया तो था, ठीक भी है। Yes, ma'am. ग्रीनार रिएजेंट का क्वेश्चन है, बस हल्का सा रिंग की फॉर्म में दिया हुआ है। 76 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल वर्डिंग भी एनसीईआरटी। The product obtained when the mixture of methane and the oxygen is passed over the MO2O3 at 543 Kelvin and the 100 atmospheric pressure। वो कह रहा है मिथेन में ऑक्सीजन पास करो MO2O3 और 543 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्या बनता है आंसर इसका, HCHO along with water. HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। 77 ये अभी, अच्छा 77 दूसरा है, मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेंट फॉर AS2OS3 आर्सेनिक सल्फाइड सोल है। इसके लिए आपको बताना है कोगुलेंट कौन सा होगा। पहला है K4FeCN6, दूसरा है MgCl2, थर्ड है AlPO4, फोर्थ है KCl। हाँ जी कौन बताएगा इसका आंसर, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, इजी क्वेश्चन। सही है साहित्य, थर्ड होगा भैया, ये प्लस होगा, ये -2 होगा, नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल की कोगुलेशन पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट करेगा, तो पॉजिटिव में सबसे जितनी ज्यादा हाई पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा करेगा, तो एल्यूमिनियम 3+।
78 मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, बच्चों वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। Number 1 is CO2, number 2 is BF3, number 3 is H2O, number 4 is NF3। कौन बच्चा बताएगा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी है? H2 ये क्वेश्चन ना 76, 77, 78, 79 नंबर है। किसकी है? ये एक छूट गया बीच में, करा देते हैं। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0 0, ये तो नॉन पोलर है। BF3 की डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0 0, ये अपनी परफेक्ट स्ट्रक्चर में है, सारे सराउंडिंग एटम सेम, नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर की डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 नॉन जीरो, नॉन जीरो, ठीक है, सब ऊपर को जाएगा। NF3 की डाइपोल मोमेंट क्या है तो नॉन जीरो है, पर थोड़ी सी कमी है इससे, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। जिसमें सारे वेक्टर ऊपर की तरफ, लॉन पेयर का भी ऊपर की तरफ आता है, इसमें कैंसिलेशन का सबसे कम होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। NF3 में तो लॉन पेयर का नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाता है तो इसका भी 0 पॉइंट कुछ ही है, पर 0 नहीं है एटलीस्ट। वाटर की कोई वैल्यू की कैलकुलेट नहीं करनी है, ना ही याद रखनी है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उसका कभी भी आपको कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डाटा लर्न करना है तो आप के का कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो भी देख सकते हो कंपैरिजन डाटा। 78 ना बच्चा इसमें से छूट गया था। आयनिक रेडियई का ऑर्डर बताना है, करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है? चलो बताओ कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? एक बच्चे का आंसर आया अभी। 4th बाकी भी बताएंगे। मैं ये भी पूछूंगी कि जिसका गलत है उसका सही करके बताओ। अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर। Na प्लस F नेगेटिव O2 नेगेटिव, इनमें इलेक्ट्रॉन सब में 10 हैं, तो ये स्पीशीज हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज से, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो छोटा होगा, तो साइज सबसे बड़ा इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता, गलत है। अगला तो खुद चीख चीख के बोल रहा क्वेश्चन, नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर प्लस, ये भी गलत है। 18 18 18, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये आएगा सबसे पहले, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ये भी गलत है। 3 कैसे हो गया? एक बच्चे ने 3 भी आंसर दिया, ये बिल्कुल सही है। N3 नेगेटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये बस एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। 4th वाले केस में भी इनमें सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें Z इफेक्टिव मैक्सिमम होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें Z इफेक्टिव मिनिमम होगा, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इन शॉर्ट, वैसे वैसे आपका साइज कम हो जाएगा। 4th आ गया इसका। 80, in which of the following molecules central atom doesn't have the sp3 hybridization? Central atom doesn't have sp3d hybridization.
मॉलिक्यूल देख लो सारे। BrFi में Br में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 तो आ गए। ये 5 आने का मतलब ये नहीं है कि TBP बन गया। 2 इलेक्ट्रॉन और है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे XeF2। तो ये लीनियर आ जाएगा। ClF3, ये T शेप्ड आ जाएगा। SF4, ये सीसा आ जाएगा। अब मैंने सभी की स्ट्रक्चर बना दी है। ठीक है, अब आप इसमें से देख लो, ये 3 तो तुम्हें नजर आ रहे हैं। ये वाला ऑप्शन है जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। साहित्य मुझे एग्जाम से कुछ दिन पहले पूछ रहा है एक्सियल पे लॉन पेयर ऐड करते हैं या इक्वेटोरियल पे, और वो भी तब पूछ रहा है जब मैं केमिकल बॉन्डिंग भी रिवाइज करा सकती हूँ। ना एक्सियल पे ऐड करते हैं ना इक्वेटोरियल पे, ऐसा कोई रट्टा नहीं मानना। जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां पे ऐड करते हैं। TBP ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल ज्यादा इक्वेटोरियल पे होता है, तो इसमें इक्वेटोरियल पे ऐड होता है। TBP ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल ज्यादा एक्सियल पे होता है, तो वहां पे एक्सियल पे ऐड होता है। तो lone pair occupy the position with high bond angle. Occupy the position having high bond angle. जितना ज्यादा bond angle होगा वहां पे वो occupy करेगा। 81. Which of the following salt do not undergo hydrolysis? Which do not undergo, इतना आसान पेपर था, पता नहीं क्या करके आए हो तुम। हाइड्रोलिसिस, कौन हाइड्रोलिसिस नहीं देता? पहला है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है KCN, तीसरा है CH3COONA, चौथा है NaNO3। हाँ जी, विच इज नॉट गिविंग द हाइड्रोलिसिस। कौन बताएगा भाई? फोर्थ ऑप्शन है। कुछ आंसर आया है चैट बॉक्स में, सुहानी का और ध्रुव का 4 नंबर। हाँ जी, एक और आंसर आया है साहित्य का भी। कैसे पता सुहानी तुम्हें? मैम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो साथ में हाइड्रोलाइज नहीं करते। बिल्कुल, एक चीज वीक होनी चाहिए। ठीक है, HNO3 और NaOH से इसको ले सकते हो। करेक्ट आंसर। वैसे भी इस वाले में आपका यू कैन से साइनाइड का तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है। नीचे वाले को बफर से ले सकते हो, थर्ड वाले को स्ट्रॉन्ग वीक के कॉन्सेप्ट से ले सकते हो, इसको भी स्ट्रॉन्ग वीक के कॉन्सेप्ट से ले सकते हो। ये साइनाइड का वैसे तुम्हें पता था, तो ये हो जाएगा 82। The active mass of 2 gram of hydrogen in the 1 liter container will be, number 1 is 0.5, number 2 is 1.5, number 3 is 2, number 4 is 1. Yes, who is going to give the answer to this question?
ठीक है जी, कैसे, बट हाउ यू नो एक्टिव मास ऑफ द 2 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन इन द लीटर का वॉल 1 लीटर है, वैसे लिखा 1 लीटर ऑफ द कंटेनर विल बी। ठीक है, कितना मास होगा इसका, कैसे निकालते हैं? एक्टिव मास का मतलब क्या है बेटे? वैसे तो होता है एक्चुअली में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये जो टर्म है ना, मतलब जरूरी नहीं है कि जितनी कंसंट्रेशन ली है वो सारी रिएक्ट करे। उस कंसंट्रेशन में से कितना पार्ट एक्टिव होता है उसको एक्टिविटी बोलते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के सेंस से लिया जाए तो एक्टिविटी जो होती है ना वो एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन, ये गामा होता है। तो A इज इक्वल टू सी गामा होता है, पर ऐसा फिजिकल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लिया हुआ, उसने कंसंट्रेशन को ही एक्टिविटी माना हुआ है। ये बेसिकली ये होता है कि भाई दिमाग तो सबके पास है, कितना तुम दिमाग चला रहे हो उसको एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसंट्रेशन ही मान के चलो तुम। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? नंबर ऑफ द मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास 2 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 1, तो आंसर 1 नहीं आ गया। और कंसंट्रेशन किस में आ रही है? मोल पर वॉल्यूम में आ रही है, तो लीटर में आ गया, मोलर में आ गया। 83। एट्टी थ्री नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया उसने, Cl2 डाल्यूट NaOH में NaCl और NaClO और वाटर इसमें कन्वर्ट होती है। आपको बताना है इक्वलेंट मास ऑफ क्लोरीन इज द गिवन रिएक्शन। इक्वलेंट मास ऑफ क्लोरीन कितना है? आंसर दिया हुआ है m, नंबर 2 है m/2, नंबर 3 है m/3, नंबर 4 है 3m/2। हाँ जी, हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर? कौन बताएगा कैसे निकालेंगे इक्वलेंट मास इसका? किसी ने किया भी है या ऐसे ही बैठे रहे पेपर में इसको लेके? फॉर्मूला ही बता दो, देख के क्या लगा था कि कैसे होगा भाई? इस रिएक्शन को बता, देखा था रिडॉक्स है या नहीं किया? वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं। Cl2 के ऊपर चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज -1 था, तो 0 से -1 में क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। NaClO इसमें क्या चार्ज था? अगर इसमें कैलकुलेट करोगे, न्यूट्रल बनाना ना, अगर ये +1 हो जाएगा, ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है अगर Na+1 है, ये टोटल -1 होगा फिर। और चलो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं था, ये टोटल -1 होना चाहिए। इसमें आपके पास अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोरीन क्या देता है? क्लोरीन देता है 2Cl+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ये कब होता है? जब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है। अगर क्लोरीन की रिडक्शन होती तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाता, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेता और आपके पास 2Cl- बन जाता। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं वो इक्वलेंट में इलेक्ट्रॉन्स को देखता है कि बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ यू विल गेट आउट, कैसे करोगे इसमें से रिएक्शन में से निकालोगे कि क्लोरीन का इक्वलेंट मास क्या है। अब अगर इस वाले पोर्शन में मैं क्लोरीन का चार्ज कैलकुलेट करूं, ClO का टोटल चार्ज -1 है, क्लोरीन का मुझे कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 2 इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पे +1 है, तो यानी कि ले दे के काम तो वही हो रहा है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहा है इसका। ठीक है, और Cl2 के केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो इसका मतलब है कितना आएगा उसमें? कैसे करते हो आप कैलकुलेशन इक्विवेलेंट मास की? हाउ यू विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट बेटे?
number of moles upon n factor. मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय z फैक्टर n फैक्टर जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास m ही है, डिवाइडेड बाय 2 ले लो। चाहे तो आप इसको ऐसे करके ले लेना कि क्लोरीन की इक्वेशन ऐसे बना लो ना, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये 0 से लेके +1 तक जा रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम था, पर 2 है तो 2 into 1, 2 इलेक्ट्रॉन का चेन यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज यहाँ हो गया। तो ऐसे करके कर लो। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो सिंपल क्लोरीन गैस भी ले सकते हो, क्लोरीन गैस को करके देख सकते हो, दोनों साइड पे ये होगा, पर बेटर है कि ऊपर वाले मेथड से ही करो। तो इसका क्या आ जाएगा, व्हाट वुड बी द आंसर, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए था? इस हिसाब से तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो m/2 आया, ठीक है। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा था ना, एक बार मैं इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ देती हूँ आपके पास क्वेश्चन की। इक्विवेलेंट मास ऑफ द क्लोरीन इन आना चाहिए था, इस लिखा हुआ इन द गिवन रिएक्शन इज, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कितना होगा? तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाया है तुम लोगों ने इसका? मेरे हिसाब से तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो क्लोरीन का ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, मतलब क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है और क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो एक में अगर m/2 है, m/2 है तो m इज द करेक्ट ऑप्शन। ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, तो m/2 से एक में चेंज हो रहा है, m/2 से एक में चेंज हो रहा है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि m आ जाएगा। लंदन फोर्सेस किसको बोलते हैं भाई, या डिस्पर्जन फोर्सेस? तो मैम मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। हाँ, या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, जैसे एक दिया है इसने HCl एंड H, इसमें हो सकती हैं, इसमें जो होंगी वो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल होंगी। O2 एंड N2, H2O एंड HF, HCl एंड SO2। बताओ किसमें होंगी ये फोर्सेस? O2 and N2. यस, नॉन पोलर के बीच में जो फोर्सेस होती हैं उसको बोलते हैं। Assume each reaction is carried out in the open vessel। हे भगवान, इतना आसान क्वेश्चन। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E पूछा है, कब होता है? कब होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E? दो कंडीशन है, पहले तो डेल्टा Ng बराबर 0 हो, दूसरा डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो। अब जैसे इसमें इक्वेशन लिखी हुई है, C in the solid state plus half of oxygen in the gaseous state gives CO in the gaseous state। मुझे करके बताओ इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? बहुत बच्चे गलत कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड गैसियस कितना है? 1, रिएक्टेंट साइड गैसियस हाफ है, और तुम लोग क्या लिख देते हो? 1 + 1/2, तो 1/2 आ गया। ये समझ में आया मैंने कैसे किया? सॉलिड नहीं लिया है मैंने। 2B in the solid state plus 3/2 oxygen in the gaseous state gives B2O3 in the solid state। इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ गई? प्रोडक्ट में कोई गैस है ही नहीं, रिएक्टेंट में 3/2 है, तो यानी कि ये आंसर आ गया -3/2। थर्ड में देखो, कार्बन इन द सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इन द गैसियस स्टेट गिव्स CO2 इन द गैसियस स्टेट। क्या ख्याल है इसके बारे में? डेल्टा Ng इज इक्वल टू प्रोडक्ट में भी 1, रिएक्टेंट में भी 1, दिस कम्स आउट टू बी 0। सबकी कैलकुलेशन मैं करवा देती हूँ ताकि कल को कोई और क्वेश्चन बन के आ जाए ऐसा, तो गड़बड़ मत करो। तो CO है और हाफ ऑफ O2 है इन द गैसियस स्टेट, CO2 इन द गैसियस स्टेट। इसमें बताओ डेल्टा Ng कितना आएगा? वो आएगा 1 - 3/2, यानी कि -1/2। तो आपका ऑप्शन ये आ गया जिसमें डेल्टा Ng 0 था। तो जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी, आपका जो रिएक्शन होगा वो डेल्टा H और डेल्टा E को बराबर बताएगा। 86 नंबर, डेक्रोन क्या है? पॉलीएमाइड है, पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीएस्टर है, या पॉलीथीन है? व्हाट इज डेक्रोन? हाँ जी, पॉलीमर फ्री के नंबर हैं, बस एक कैटेगरी भी जान ली इसकी, हो गया।
हाँ जी, एनीबडी इन द क्लास? एक बच्चे का आंसर आया अभी तक। क्या है भाई ये? पॉलीएमाइड है। कोई कह रहा पॉलीएमाइड है, कोई कह रहा पॉलीएस्टर है। हाँ जी, कैसे क्या है ये एनीबडी? दो आंसर आए हैं, दोनों मेरे पास अलग अलग हैं, तो किसका आंसर सही माना जाए? पॉलीएस्ट। यस, इट इज पॉलीएस्टर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं ट्विस्ट। चलो, ये मेरे से क्वेश्चन नंबर 85। ओहो, नीचे को जाना था। ये वाला क्वेश्चन है 89। 86, नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर्स पर एटम प्रेजेंट इन द सीसीपीज। ऐसे ही बता दो, टेट्राहेड्रल वायर कितनी होती है? मैम 2n। हाँ जी, 2n। एन वाला ऑप्शन ही नहीं है। टेट्राहेड्रल वायर्स पर एटम, नंबर 1 इज 1, नंबर 2 इज 2, नंबर 3 इज 3 और नंबर 4 इज 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 second। हाँ जी, Second option। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस, टेट्राहेड्रल 2n लिखते हो ना, और ऑक्टाहेड्रल n लिखते हो, पर एक एटम के लिए उसने पूछी है पर एटम, तो ये दो आ जाएंगे। 87, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.1 मोलर ग्लूकोज है और 0.1 मोलर KCl है। कॉलीगेट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। 0.1 मोलर Na2SO3 है, इसका रेशियो पूछा है। देखो, इसमें आई फैक्टर निकाल लो। आई फैक्टर की वैल्यू ग्लूकोज में 1 होगी, आई फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, आई फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। तो 1:2:3 है एक तो, या 3:2:1, यही होगा। 1:2:3। तो जो भी आपका है डेल्टा टीवी, वो आई इंटू के बी इंटू एम होता है। ठीक है, तो 1:2:3 है। 88, एल इरिथ्रोज। एल इरिथ्रोज अमंग इज, हाँ जी, इरिथ्रोज क्या होता है और थ्रियोज क्या होता है? किसको बोलते हैं बेटे इरिथ्रोज? तो मैम सेम साइड की तरफ हाँ, लगेगा। सेम साइड पे सेम ग्रुप हो, है ना, जैसे स्पेशली OH ही होता है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, जैसे CHO, ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई है एक, OH OH H CH2OH। कौन सा सही है दोनों में से? बाकी मैंने दो छोड़ दिए। व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट आउट ऑफ दीज टू? कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट कौन वाला क्या? है। हाँ जी, फर्स्ट वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि एल लिखा हुआ है। एल और डी कैसे देते थे? ये वाला स्टार कार्बन है जिसको बोलते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन। तो जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है, सेकंड लास्ट कार्बन, उस पे OH अगर लेफ्ट में लगा हुआ है तो ये कैपिटल L डेजिग्नेशन है, और ये डेक्स्ट्रो एन लेवल नहीं होता। इसका डेक्स्ट्रो एन लेवल से कोई लेना देना नहीं है दोनों इरिथ्रोज ही है, पर ये L है और ये D है, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। 89, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है? किस वाले कंपाउंड की सबसे ज्यादा बेसिसिटी है? इसकी ऑप्शन कहाँ है? मुझे 98 दिया हुआ, कैसे बनाया हुआ है पेपर, कहीं उसके नीचे क्या है? 89 हमने पीछे कर लिया, डेक्रॉन वाला है। 90, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इज यूज्ड एट व्हाट? एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, BHA बोलते हैं इसे, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, that is called as a
योर एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद द बेयर्स रिएजेंट प्रोड्यूसेस, बच्चा भी बता देगा। बेयर्स रिएजेंट से क्या बनाते हैं? इथॉक्सी बेंजीन, सॉरी एल्डिहाइड, विसिनल ग्लाइकोल, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। IUPAC नेम देना था, C6H5O CH2CH3, वो आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। सैलिसैल्डिहाइड कौन से रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होता है? कॉब्स, इटार्स, रीमर या गटरमैन कोच? रीमर। RTR. Correct option regarding the N-substituted derivatives of the aldehyde and the ketone is, वो सारे सेम अमीन प्रोडक्ट के रिएक्शन है, आप आराम से कर सकते हो। सेमी कार्बेजोन कौन है, हाइड्राजोन कौन है, दिस एंड दैट आप मिला सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज ऑफ N-ब्यूटेन, एसीटोन, मिथॉक्सी, इथेन या प्रोपेनल? किसका होता है? एक दिया हुआ है एल्केन, किसका तो नहीं हो सकता। एक दिया हुआ है कीटोन, एक दिया हुआ है ईथर और एक दिया हुआ है एल्डिहाइड, किसका होगा? मैम कीटोन। कारण? चलो एक दो तीन क्वेश्चन है इसके, वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी। नेक्स्ट पेपर की जो अभी टाइम काफी हो गया, नेक्स्ट पेपर की जो डिस्कशन है वो मेन क्लास में होगी, मतलब उन बच्चों के साथ भी डिस्कस किया जाएगा। और मैं ओपनली बता देती हूँ आपको सेकंड वाला पेपर जो टेस्ट पेपर 2 है, फुल टेस्ट पेपर 2, उस वाले पेपर को अच्छे से देख के आना है। हम उसके सिर्फ डाउट वगैरह फटाफट से उसे जल्दी लेके करेंगे, फिर थर्ड वाला भी डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी उसमें करेंगे तुम्हारा ऑर्गेनिक का थोड़ा सा। चलो जी, बाय बाय। ठीक है। Thank you. Thank you.